And in this session, we're going to learn about transpiration. Transpiration का मतलब प्लांट में से वाटर का लॉस होना एरियल पार्ट्स में से बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. ट्रांसपिरेशन और गटेशन या किसी और प्रोसेस में चाहे थोड़ा सा फर्क हो बट देयर इज अ डिफरेंस. ओके, ऐसा मत समझना कि स्टोमेटा सिर्फ लीफ पर मिलेंगे. स्टोमेटा लीफ की पीटियोल पर भी हो सकते हैं और जब मेरी स्टेम यंग होती है तो भी बेटा उसके स्टोमेटा काफी एक्टिव होते हैं. स्टोमेटा का दो फंक्शंस हैं बेटा यूजुअली, कि स्टोमेटा ही वो पोर है जिससे हंजी ट्रांसपिरेशन भी होगा, मतलब जिससे लॉस ऑफ वाटर भी होगा और जिससे मेरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होगा. दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स. Hi everyone, I Dipali welcome all of you to Infinity Learn by Sri Chaitanya, and in this session we're going to learn about transpiration. Beta, transpiration is a very simple yet broad topic to understand. अगर मैं transpiration की बात करूँ तो इसकी definition के अंदर ही दो तीन factors आते हैं. Transpiration का मतलब प्लांट में से वाटर का लॉस होना एरियल पार्ट्स में से बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, है ना. क्या होता है ट्रांसपिरेशन का मतलब? इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. क्योंकि मैं स्पेसिफिकली वाटर वेपर्स पे क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ? क्योंकि हमें पता है कि पानी प्लांट से जब लूज होता है तो वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी होता है, जिसे हम गटेशन का प्रोसेस बोल देते हैं. तो मैं आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि ट्रांसपिरेशन और गटेशन या किसी और प्रोसेस में चाहे थोड़ा सा फर्क हो बट देयर इज अ डिफरेंस. ओके, चलिए अब समझते हैं कि ट्रांसपिरेशन है क्या बेटा. समझते हैं कि ट्रांसपिरेशन है क्या. इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द लिविंग प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर. मैंने बताया कि वाटर वेपर की फॉर्म में जब प्लांट से लॉस होता है वाटर का उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. लेस देन 1% ऑफ द वाटर reaching the leaves is used in photosynthesis and plant growth. Suppose कीजिए मैंने या फिर प्लांट ने 100 यूनिट्स वाटर एब्जॉर्ब किया बेटा. प्लांट ने सॉइल से 100 यूनिट्स वाटर एब्जॉर्ब किया. अब इसमें से बेटा लगभग 1 यूनिट या फिर इवन लेस देन 1 यूनिट किस लिए इस्तेमाल होगा प्लांट में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. किसके लिए इस्तेमाल होगा? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. बाकी ऑलमोस्ट 99% will be lost by the process of this transpiration. 99% will be lost by transpiration. अब ट्रांसपिरेशन के एडवांटेजेस क्या है बेटा ये देख लेते हैं. देखो अब ट्रांसपिरेशन होता कहाँ से है, एडवांटेजेस पर भी आएंगे बेटा. ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट के स्पेशल पोर्स से जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा. सो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स इन द एरियल प्लांट पार्ट्स और ऑर्गन्स लाइक लीव्स, पेटियोल्स, राइट, स्टेम वगैरह. बेटा यहाँ पर मुझे स्टोमेटा मिल जाते हैं. ऐसा मत समझना कि स्टोमेटा सिर्फ लीफ पर मिलेंगे. स्टोमेटा लीफ की पीटियोल पर भी हो सकते हैं और जब मेरी स्टेम यंग होती है तो भी बेटा उसके स्टोमेटा काफी एक्टिव होते हैं. ठीक है, स्टोमेटा का दो फंक्शंस हैं बेटा यूजुअली, कि स्टोमेटा ही वो पोर है जिससे हंजी ट्रांसपिरेशन भी होगा, मतलब जिससे लॉस ऑफ वाटर भी होगा और जिससे मेरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होगा. दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, मेरे स्टोमेटा से ही जो प्लांट है वो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड करता है. जब फोटोसिंथेसिस होती है so the CO2 is intaken, oxygen is released, that also occurs through stomata, and the loss of water in transpiration that also occurs through stomata. अगर हम ये लीफ देखें और उसका ये एक पार्ट मैग्नीफाई करें बेटा तो क्या आपको ये टीनी टाइनी से ऐसे पोर्स नजर आ रहे हैं बेटा? ये जो आपको इधर ये पोर्स नजर आ रहे हैं ये पोर्स है बेटा स्टोमेटा. ये पोर्स क्या है? स्टोमेटा. बेटा स्टोमेटा प्लूरल है, जो स्टोमा है वो सिंगुलर है. अब आगे देखो इसमें कौन से पोर की बात कर रहे हैं. क्या ये पोर है? नहीं बेटा, पोर है ये सेंटर वाला जिसकी मैं बना रही हूं बाउंड्री. पोर है ये सेंटर वाला जिसकी मैंने बनाई रेड से बाउंड्री. तो ये क्या है बेटा? मेरा स्टोमेटल एपर्चर, या फिर इसको हम बोलते हैं, सिंगल को बोले तो ये है मेरा स्टोमा. ये है बेटा पोर. इस स्टोमा के अराउंड मिलते हैं मुझे 2 गार्ड सेल्स. कितने गार्ड सेल्स मिलते हैं? 2 गार्ड सेल्स.
अगर एक प्लांट डाइकॉट है तो जो मेरे गार्ड सेल्स हैं उनकी शेप होती है बीन या फिर किडनी शेप। ये है मेरा गार्ड सेल नंबर 1 बेटा, ये है मेरा गार्ड सेल नंबर 2 बेटा। ठीक है, डाइकॉट है इसीलिए ये 2 गार्ड सेल्स इस पोर के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। इतना क्लियर है बेटा? ये जो गार्ड सेल्स हैं इसके अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। अब एक सवाल आता है कि ये माइक्रोफाइब्रिल्स की ओरिएंटेशन क्या है? तो बेटा ये जो ओरिएंटेशन मैंने बनाई ये हम बोलते हैं कि माइक्रोफाइब्रिल्स की रेडियल ओरिएंटेशन है। रेडियल ओरिएंटेशन का मतलब है कि इस तरीके से ओरिएंटेशन है कि ये माइक्रोफाइब्रिल्स इस गार्ड सेल्स को ऐसे कंट्रोल करेंगे कि ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करा पाए। फिर से सुनिए, इस सेंटर के पोर को बोला स्टोमा, उसके आसपास जो 2 बड़े से सेल्स दिख रहे हैं वो है गार्ड सेल्स। एक और बात सुनिए, ये जो गार्ड सेल्स हैं बेटा, ये जो गार्ड सेल्स हैं इन गार्ड सेल्स के अंदर बेटा प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। याद रखना, इन गार्ड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट होता है जिससे कि फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, आगे देखो क्या बताया, इस गार्ड सेल्स के अंदर है रेडियल माइक्रोफाइब्रिल्स जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करेंगे। और इसके बाद इन गार्ड सेल्स के बाहर मुझे 4-5 सेल्स दिख रहे हैं बेटा, जैसे कि ये सेल नंबर 1, 2, 3, 4। बेटा इन सेल्स को हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। इन सेल्स को, जो गार्ड सेल्स के भी बाहर हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। क्या बोलते हैं इन्हें? सब्सिडरी सेल्स। अब हमें जानना है कि स्टोमेटल एपरेटस होता क्या है। तो बेटा जो मेरा स्टोमेटल एपरेटस होता है उसमें आता है मेरा पोर यानी कि स्टोमा, उसमें आते हैं मेरे गार्ड सेल्स बेटा, और साथ में सब्सिडरी सेल्स भी उसके अंदर ही आ जाते हैं। सब्सिडरी सेल्स भी उसके अंदर ही आ जाते हैं। इसका मतलब मेरा स्टोमेटल पोर, मेरे दोनों गार्ड सेल्स और उसके आसपास 3 से 4 लाइन करने वाले सब्सिडरी सेल्स सब मिलकर बनाते हैं स्टोमेटल एपरेटस। और इसी स्टोमा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज तो होता ही है, साथ में होती है बेटा मेरी ट्रांसपिरेशन। अब ये जानो कि अगर मेरा प्लांट डाइकॉट था तो गार्ड सेल्स हैं बीन शेप्ड। गार्ड सेल्स आर किडनी शेप भी बोल सकते हो बेटा, या फिर बीन शेप भी बोल सकते हो डाइकॉट्स के अंदर। यहीं जब मैं बात करती हूं मेरे मोनोकॉट्स की, बेटा, तो जो गार्ड सेल्स है वो कैसे हैं? नजर आ रहे हैं? डंबल शेप्ड बेटा। कैसे हैं मेरे गार्ड सेल्स? डंबल की शेप में है। किसमें? बहुत सारे मोनोकॉट्स के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, आगे देखो, रिस्पॉन्ड क्विकली टू टर्गर चेंज। अब मैं अगर अपने गार्ड सेल्स की बात करूं तो कोई भी टर्गर चेंज को ये बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे। टर्गर चेंज मतलब बेटा जैसे ही इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाएगा, सपोज करिए मैं आपको 2 केस बताती हूं। ये है मेरा गार्ड सेल, सपोज इट इज फुल ऑफ वाटर, इसमें बहुत सारा पानी है, तो जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या करेंगे? स्वेल करेंगे। जब गार्ड सेल्स स्वेल करते हैं उससे मेरा स्टोमेटा हो जाएगा बेटा ओपन, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है कि ये मेरा ओपन स्टोमेटा है। ये क्या है? मेरा स्टोमेटा बिल्कुल ओपन है बेटा, क्योंकि गार्ड सेल्स में पानी ज्यादा है, वो भरे हुए हैं। ठीक है, दूसरा केस देखो। दूसरा केस क्या है बेटा? अगर मेरे गार्ड सेल्स एकदम फ्लैसीड है, फ्लैसीड मतलब एकदम पिचके हुए, फ्लैसीड का मतलब क्या है? एकदम पिचके हुए। अगर गार्ड सेल्स के अंदर वाटर नहीं है तो मैं बोलूंगी कि गार्ड सेल्स कैसे हैं बेटा? फ्लैसीड है। तो इसका मतलब जो मेरा स्टोमेटा है वो कैसा है? क्लोज्ड है। देखो ये क्या है? ये क्लोज्ड स्टोमेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो दे हैव डिफरेंशियल थिकन्ड वॉल्स। अगर मैं गार्ड सेल्स देखती हूं बेटा तो डिफरेंशियल थिकन्ड वॉल्स का मतलब है कि जो उसकी इनर वॉल है वो ज्यादा थिक होती है आउटर वॉल के कंपैरेटिवली। ये देखिए, ये है इसकी इनर वॉल गार्ड सेल्स की, और ये है इनकी आउटर वॉल। क्या आप देख रहे हैं कि जो इनर वॉल है वो ज्यादा थिक है? इनर वॉल ज्यादा थिक है ना? इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल वॉल थिकनिंग।
presence of large vacuoles and chloroplast. very very important बेटा कि मेरे गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। गार्ड सेल्स के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल्स इज रेडियल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो मेरे ये माइक्रोफाइब्रिल्स हैं गार्ड सेल्स के अंदर, इनकी ओरिएंटेशन रेडियल है ताकि ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, अब आगे देखिए, मैं बात कर रही हूं कि ट्रांसपिरेशन हो गई, स्टोमेटा के थ्रू होती है, वो देख लिया, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख लिया, पार्ट्स देख लिए डिटेल में। अब उस ट्रांसपिरेशन का बेनिफिट क्या है बेटा? इट सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन होगी पानी के अंदर, प्लांट के अंदर जब पानी कम होगा तो वो फिर और वाटर सॉइल से लेगा, तो इट सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। इट ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब बेटा इस चीज को मैं आपको समझाती हूं, इधर देखिए। सपोज कीजिए बेटा कि ये है मेरा एक प्लांट, ये है क्या मेरा? ये है मेरा एक प्लांट। बेटा इस प्लांट ने क्या किया? वाटर लूज किया ट्रांसपिरेशन के थ्रू। क्या किया? वाटर लूज किया ट्रांसपिरेशन के थ्रू। इसके बाद क्या होगा? अब सिग्नल जाएगा कि भाई यहां पर हो गया है पानी कम, क्योंकि पानी तो लूज हो गया ट्रांसपिरेशन से। तो बेटा अब इनको सिग्नल जाएगा पानी को ऊपर पुल करने का, पानी को ऊपर पुल करने का। जब पानी को ऊपर पुल किया जाएगा तो वाटर और मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। तो एक तरीके से वाटर के लॉस से, यानी कि ट्रांसपिरेशन से, एक पुलिंग फोर्स क्रिएट हुआ, जिससे कि वाटर के अंदर जो मिनरल्स डिसॉल्व थे वो थ्रू आउट द प्लांट ट्रांसपोर्ट हो गए। अब हमें ये भी पता है कि इवेपोरेशन के प्रोसेस से कूलिंग होती है, सो इट कूल्स द लीफ सरफेस sometimes 10 to 15 degrees by evaporative cooling। हमें पता है कि evaporation causes cooling, transpiration भी तो एक तरीके की evaporation है। जब ये होती है तो प्लांट को एक cooling effect भी मिलता है। It maintains the shape and the structure of the plant by keeping the cells turgid। जब तक एक लीफ के अंदर या फिर प्लांट सेल के अंदर पानी रहेगा, उसकी शेप और उसकी टर्जिडिटी मेंटेन्ड रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये क्या थे? ये थे मेरे कुछ advantages for transpiration। We've finished off the topic everyone। Remember, whatever water plant absorbs from the soil, almost 1% or even less than 1% is used for photosynthesis and for plant growth। Rest is lost by transpiration। और transpiration से पानी के लॉस होने से काफी सारे फायदे हैं कि कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इस बहाने पूरे प्लांट के अंदर। इसीलिए बेटा ट्रांसपिरेशन is an essential process। I hope this is clear to all of you। I'll see you around everyone। Thank you so much।